हेलो फ्रेंड्स। सो अब ये हमारी लास्ट यूनिट है रिसर्च की। लास्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद फिर पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यूज़ हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। जो बुक मैंने कंपाइल करी है, आपको टेलीग्राम पे लिंक भेजा है, यूट्यूब पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। यू हैव टू बाय दैट। अगर किसी ने अभी तक ऑर्डर नहीं करी है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि देखो जब मैं सॉल्व करवाऊँगी उस वक्त आई विल जस्ट से पेज नंबर ऑफ़ द बुक, तो वहाँ पे फिर आप आगे पीछे डिस्टर्ब हो गए, तो इसलिए बेटर है ले लो। बहुत महंगी बुक नहीं, आई थिंक 300 के आसपास आपको मिल जाएगी, काम ही आएगी आपके। ठीक है, उसमें गेट के भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो यू कैन बाय इट। चलिए, रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली रिसर्च होती क्या है? आप किसी चीज़ का जवाब ढूंढना चाहते हो, कोई चीज़ है, कोई फिनोमिनन है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बहुत ही सिस्टमैटिक होनी चाहिए, एम्पेरिकल होनी चाहिए, वैलिड, वेरीफाइबल, लॉजिकल, और इसकी वजह से कुछ थियरीज़ बने, कुछ प्रिंसिपल बने, और सबसे अच्छी बात ये रेप्लिकेबल होना चाहिए। अगर आज मैं कोई रिसर्च करती हूँ तो उसे आप रेप्लिकेट कर सको। ठीक है, तो मेजरली आप रिसर्च जब करते हो तो कैसे करते हो? सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताते हो। प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव में कोई ख़ास अंतर नहीं है। ये बेसिकली आपका एम है स्टडी का। ऑब्जेक्टिव जो होता है एम, आप क्या करना चाहते हो? तो मैं देखना चाहती हूँ कि कॉफ़ी पीने से स्लीप आवर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ कॉफ़ी कंजम्पशन ऑन स्लीप। ठीक है, ये मैंने लिखा एक एफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे। ठीक है, इसी चीज़ को जब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिखूंगी वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने लिखा कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ कॉफ़ी कंजम्पशन ऑन स्लीप, क्वेश्चन मार्क। जहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, व्हाट वगैरह के फॉर्म में लिख दिया, वो प्रॉब्लम है, और जब उसको हम नॉर्मल एक एफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव है। दोनों एक ही बात है। सबसे पहले आप यही देखोगे भाई मुझे करना क्या है, व्हाट डू आई वांट टू स्टडी। तो मुझे पता चल गया, मुझे देखना है कॉफ़ी पीने का नींद पे क्या असर होता है। अब क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव के बाद? अब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे, पुरानी रिसर्चेस पढ़ोगे, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, और भी आपके पबमेड और भी बहुत कुछ होता है, वहाँ से आप इनको अच्छे से स्टडी करोगे। फिर आप उस स्टडी के बेसिस पे अपनी हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, है ना। मैंने उसमें आपको वन टेल टू टेल ये चीज़ अच्छे से समझा दी थी, वो मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। तो ये आप एक बार वीडियो अगर नहीं देखा है वो वाला, तो एक बार उसको देख करके आओ, फिर ही आगे देखो, नहीं तो आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको जो वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी, अगर आपको मिले ही नहीं तो। बाकी वो वहाँ पे है, टेलीग्राम का जो प्लेलिस्ट है डाउट वाला, वहाँ पे आप सर्च करोगे हाइपोथेसिस का, आपको मिल जाएगा। हाइपोथेसिस के बाद हम डिज़ाइन बनाते हैं कि भाई पूरी रिसर्च कैसे करने वाले हैं, क्वांटी क्वाली क्या करेंगे, जो भी है, कितना सैम्पल रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीज़ें। फिर डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, फिर आप अपना रिज़ल्ट निकालोगे। रिज़ल्ट बताने के बाद अब आप उसको रिपोर्ट करोगे। ठीक है, रिज़ल्ट को रिपोर्ट करोगे। तो बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो मैं बता चुकी। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है, वन टेल होता है, टू टेल होता है। ठीक है, वेरिएबल्स मैंने शायद आपको बताए थे, नहीं बताए थे मुझे याद नहीं, तो मैं एक बार वेरिएबल आपको बता देती हूँ। वेरिएबल आपके मेजरली दो तरह के होते हैं, IV, DV। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉफ़ी कंजम्पशन का, तो मैं क्या करूँगी, 50 लोग लूँगी, 2 ग्रुप में डालूँगी, 25-25। 25 लोगों को मैं कॉफ़ी दूँगी, 25 को कॉफ़ी नहीं दूँगी। तो ये क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इनको नहीं दी, ये क्या हुआ, कंट्रोल ग्रुप। तो जिनको कॉफ़ी दी, अब उनके स्लीप आवर्स देखूंगी, कितने घंटे सो रहे हैं। सपोज करो वो सो रहे हैं सिर्फ 4 घंटे, जिनको नहीं दी वो सो रहे हैं 8 घंटे। क्लियरली दिख रहा है कि कॉफ़ी पीने से क्या होता है, आपकी नींद जो होती है वो ख़राब होती है। नींद आप कम सो पाते हो, जितनी ज़्यादा कॉफ़ी पियोगे उतना कम सो पाओगे। एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी जो है उसको हम मॉडरेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जिस वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, कम ज़्यादा करते हो, वो आपका IV होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और फिर आप देखते हो कि इसको मैनिपुलेट करने से हमारे DV पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो DV क्या है यहाँ पे, स्लीप आवर्स। हमने देखा कि कॉफ़ी कम ज़्यादा करने से आपकी नींद पे क्या फ़र्क पड़ा, तो हमने मैनिपुलेट किया, कॉफ़ी को कम ज़्यादा किया, है ना, और स्लीप पे उसका इम्पैक्ट देखा, तो स्लीप आपका DV है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी स्टडी को अफेक्ट कर सकती हैं इन दोनों वेरिएबल के अलावा, जैसे कि एज।
जैसे हम अगर बात करें बूढ़े लोगों की, ओल्ड एज में वैसे भी नींद कम आती है, तो वो एज जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो हम कहेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा है हमारी स्टडी में। आईवी डीवी के अलावा जो भी वेरिएबल है ये सारे के सारे एक्सट्रेनियस होते हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें कंट्रोल कर लो तब तो ये कंट्रोल्ड वेरिएबल कहलाएंगे, अगर आप इन्हें कंट्रोल ना कर पाओ तो ये आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एज है, एज में कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं देख लूँगी भाई सारा जो सैंपल लूँ एक ही एज ग्रुप का लूँ। तो जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो कंट्रोल्ड वेरिएबल, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाए वो हो जाएंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल मतलब ये अब आपकी स्टडी को अफेक्ट करेंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, फाइन। जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है जिस बंदे पे आप स्टडी करके आ रहे हो वो उस दिन वो छाछ पी के आया बहुत ज़्यादा और आपको उसने बताया ही नहीं, तो छाछ पिएगा तो नींद तो आएगी, तो उसकी नींद ज़्यादा आ रही है ना। तो ये चीज़ भी एक फैक्टर हो सकता है कंफाउंडिंग, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके फाइन। इसके अलावा वेरिएबल को कई बार आपने पैसेजेस में देखा होगा, वो आपसे पूछता है कि स्टिमुलस वेरिएबल है या ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल है या फिर बिहेवियरल वेरिएबल है। तो इनको भी समझ लेते हैं। स्टिमुलस वेरिएबल क्या होता है? आपका आईवी ही स्टिमुलस वेरिएबल है, आपका डीवी ही आपका बिहेवियरल वेरिएबल है। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल आईवी भी हो सकता है और डीवी भी हो सकता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पर्सन। जैसे कि एज हो गई, आपकी नेशनैलिटी हो गई, आपकी बीपी हो गई, आपकी हार्ट रेट हो गई, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। आपका आईक्यू हो गया, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल है जो किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फाइन। अब मैंने आपको एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बता दिए थे, टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर, जहाँ तक मुझे याद आते हैं, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो एरर्स हैं ये आपको आगे बहुत काम देंगे स्टैटिस्टिक्स के वक्त। टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर, ये आपको याद होनी चाहिए, तो एक बार वीडियो देख करके आप आओ। ठीक है, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग की। तो आई थिंक सैम्पलिंग मैंने आपको शायद नहीं करवाया था, तो सैम्पलिंग में एक बार आपको बता देती हूँ। जब हम पॉपुलेशन से सैंपल उठाते हैं, पॉपुलेशन मतलब जैसे कि सपोज कीजिए मैं स्टडी करना चाहती हूँ 10th स्टैंडर्ड के गर्ल्स एंड बॉयज़ पे, तो जितने भी 10th स्टैंडर्ड के गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो सारे के सारे मेरे पॉपुलेशन कहलाएंगे, जितने भी हैं। पर मैं सब पे तो स्टडी नहीं कर सकती, तो इसीलिए इस पॉपुलेशन में से मैं कुछ लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगी, वो कहलाएंगे मेरा सैम्पल। ठीक है, अब ये सैंपल आप किस तरीके से उठाते हो उस मेथड को आप कहते हो सैम्पलिंग। दो तरीके से आप सैम्पलिंग ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी 9th-10th में पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में लोगों के, जितने भी लोग हैं, सपोज करो यहाँ 1000 लोग हैं, तो उन 1000 लोगों में सबके सेलेक्ट होने के चांस बराबर हैं, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ये आपके पेपर 1 में भी आएंगे। ये जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं ना, ये रिसर्च वाला जितना भी पोर्शन है ये आपके पेपर 1 में भी आता है, तो ये वहाँ का भी आपका कवर हो जाएगा यहीं पे। नॉन प्रोबेबिलिटी में अनइक्वल चांस होते हैं लोगों के सेलेक्ट होने के। अब कैसे, इनके जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला होता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब चिट सिस्टम कर लो, है ना, पूरे लोगों के नाम डाल दिए, उसमें से चिट निकाली, तो चिट में रैंडम है, सबके सेलेक्ट होने के चांस बराबर है। ठीक है, दूसरा होता है आपका एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गई है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को अलग अलग स्ट्रैटा में बांट देते हो। जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ बोले ना मैंने, तो मैंने गर्ल्स को अलग बांट दिया, बॉयज़ को अलग बांटा। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में चिट निकाल रहे हैं, तो हो सकता है भाई चिट में गर्ल्स बार बार आ रही हूँ, है ना, बॉयज़ कम पड़ जाएँ, तो इसीलिए हम स्ट्रैटिफाइड करते हैं, हम गर्ल्स अलग कर देंगे, बॉयज़ अलग कर देंगे, फिर उनमें से चिट्स निकालेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रैटिफाइड भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रोपोर्शनेट, एक होता है डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब है जिस
रेशियो में, जिस अनुपात में लोग हैं आप उसी अनुपात में लो। जैसे कि मैंने बोला गर्ल ज़्यादा हैं, 10 लड़कियां हैं तो सपोज करो 7 लड़के हैं, है ना। तो अगर मैं इसी अनुपात में उठाऊं कि भाई मुझे मेरी स्टडी में चाहिए लोग, सपोज करो मैं अगर 100 लड़कियां लेती हूँ तो मुझे लड़के 70 लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट में क्या होगा, मैंने दोनों बराबर ले लिए, मैंने दोनों सपोज कीजिए ले लिए 90-90, 80-80, 100-100, वो डिसप्रोपोर्शनेट है, आपने प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं लिए। एक्चुअल में देखा जाए लड़कियां ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा लड़कियां कवर करनी चाहिए थी, प्रोपोर्शनेट करना चाहिए था, पर आपने डिसप्रोपोर्शनेट किया। इसमें आपने रेशियो को फॉलो नहीं किया। आपको वो ये सब सॉल्व करने को नहीं देगा, सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए। बेसिकली तो वो या तो मैच द फॉलोइंग में थ्योरी आनी चाहिए, नहीं तो वो सीधा नाम ही पूछ लेता है कई बार कि ये प्रोपोर्शनेट में मतलब ये प्रोबेबिलिटी के टाइप है या नॉन प्रोबेबिलिटी के, इस टाइप में पूछ लेता है। तीसरा आपका आता है एरिया या क्लस्टर। एरिया नाम से समझ में आ रहा है, आप एक पर्टिकुलर एरिया पे जब स्टडी करते हो, ठीक है। मैं रूरल में ही बात करना चाहती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में ही स्टडी करना चाहती हूँ, मैं लद्दाख में ही करनी चाहती हूँ, तो वो एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग है। फिर आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मुझे याद आता है कि जब पहले मैं अनअकैडमी में पढ़ाती थी उस वक्त की बात है, तो मैं ए.के. सिंह फॉलो कर रही थी उस वक्त, क्योंकि हम भी जस्ट मैं उस वक्त मास्टर्स में ही तो थी जब मैं पढ़ाने लगी थी वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा नॉलेज उस वक्त नहीं थी। मैंने बहुत गलतियाँ करी होंगी ज़रूर पढ़ाते वक्त। एक गलती जो मुझे याद है वो इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ पे पेपर 1 भी लेने लग गई थी। पेपर 1 के जो क्वेश्चंस होते थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स रीजनिंग वगैरह में, तो मैं रिसर्च का जब वहाँ करा रही थी एक बार, तो मैं क्वेश्चंस शायद करा रही थी या चलो टॉपिक पढ़ा रही थी, मुझे याद नहीं। तो सैम्पलिंग का टॉपिक था और मैं ये पढ़ा रही थी। तो हमारी जो साइकोलॉजी की जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे अगर आपने ए.के. सिंह की किताब ली है, पहले वाली पुरानी वाली। तो मेरे पास जो किताब थी वो मेरी उस वक्त की लेटेस्ट किताब थी। ये बात है लगभग 2000 आई थिंक 19 या 20 की बात है ये। तो उस समय जो किताब थी मेरे पास वो पिंक कवर वाली, उसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी में लिखा था और मेरी बुक में ये प्रोबेबिलिटी में था। तो मैं बच्चों को नहीं, सॉरी, मेरी में नॉन प्रोबेबिलिटी में था, तो मैं नॉन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही थी। अब बच्चे वहाँ पे पेपर 1 वाले जो थे वो ऑलरेडी कहीं और से पढ़ के आए थे, तो वो कहते हैं कि भाई मैम ये तो प्रोबेबिलिटी में आता है। मैंने कहा कि नहीं भाई ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। फिर उसके बाद में उन बच्चों ने जब बोला तो मैंने कहा चलो मैं एक बार चेक करूँगी, बट मैंने उनको बुक भी दिखा दी, ये मेरी ए.के. सिंह वाली बुक है, इसमें ऐसा लिखा है। बाद में फिर जब मैंने उस चीज़ को इन डेप्थ स्टडी किया, गूगल किया, सब किया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, और लॉजिक लगाओ ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी में ही आएगा। थोड़ा सा डाइसी सा है ये। फिर शायद ए.के. सिंह ने बाद में ऐसा किया कि उसको ना प्रोबेबिलिटी में रखा ना नॉन प्रोबेबिलिटी में, उसको अलग ही रख दिया, अलग ही उसको कैटेगराइज कर दिया। तो इसको अपन प्रोबेबिलिटी में मोस्टली मानेंगे। इसमें होता क्या है, मेरे पास 100 लोग हैं, 1 2 3 4, मैंने ऐसे रोल कॉल लगा दिया 100 तक का। अब मैं क्या करूँ, मैं अपने हिसाब से एक नंबर सेलेक्ट कर लूँ कि भाई मैं तो हर 10वें बंदे को उठाऊंगी। तो मैंने 10th लिया, 20th लिया, 30th लिया, 40th लिया, ये हो गया। आपने अपनी मर्जी से एक नंबर सेलेक्ट किया और हर उस नंबर के इंसान को उठा लिया। एवरी केथ नंबर, एवरी 5th, एवरी 7th, एवरी 11th, एवरी 20th, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेते हो, ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। अब ये बात याद रखना, आप लोग ये मिस्टेक मत करना, सिस्टमैटिक को प्रोबेबिलिटी में ही लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की। दोनों में 4-4 ही आपको मेजरली करने हैं, इसमें भी 4 होंगे, उसमें भी 4 होंगे। सबसे पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट ये है ना कि मैं डेटा कलेक्शन आपसे ही कर लूँ। मैं आप लोगों को बोल दूँगी यार तुम लोग जो भी मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, तुम लोग ही मेरा फॉर्म भर दो, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, ठीक है। मैंने मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से किया। एक आपका होता है जजमेंटल, जिसको पर्पसिव भी बोलते हैं। इसमें मेरा एक पर्पस ही है कि मुझे स्टडी करनी ही आर्मी पीपल पे, तो मैं वहीं पे जाके स्टडी करूँगी, तो यहाँ पे दूसरों को सेलेक्ट होने के चांस तो ख़त्म ही हो गए जो सिविलियन है। ये होता है पर्पसिव। देन आपका आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग और एरिया वो जो स्ट्रैटिफाइड है वो मिलता जुलता है। कोटा में बेसिकली आप क्या करते हो कि आपने क्या किया, आर्बिट्रेरीली लोगों को सेलेक्ट किया। जैसे उसमें आपने स्ट्रैटिफाइड प्रॉपर स्ट्रैटा बना करके किया, यहाँ पे आप एक आर्बिट्रेरी सिस्टम रखते हो। देन आपका आ जाता है स्नोबॉल। स्नोबॉल में आप क्या करते हो, मैंने तुम्हें दिया मेरा पेपर कि तुम फिल कर दो फॉर्म, तुमने किसी अपने दोस्त को दिया, फिर उसने किसी दोस्त को दिया, फिर उसने किसी को दिया, तो ये चेन चलती रहती है, चेन ऑफ फ्रेंड्स, चेन ऑफ नोन पीपल, वो चीज़, ठीक है। ओके फाइन। ये आपके मेजरली जो है सैम्पलिंग के टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, मेजरली यही पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके
अब हम बात करते हैं एथिक्स की। तो एथिक्स आपको पता है क्या होते हैं बेसिकली, कि भाई आपको किसी को हार्म नहीं करना, आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। कभी भी आप कोई टेस्ट करते हो उससे पहले आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। आपको उनको बोलना है कि भाई आप साइन करो कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें हम ये करेंगे कि भाई आपको थोड़ा सा बताया जाएगा, मतलब नहीं, पहले आपसे छुपाएंगे, डिसेप्शन करेंगे। डिसेप्शन मतलब आपसे छुपाएंगे स्टडी का मेन कारण क्या है, मेन पर्पस क्या है। अगर मेन पर्पस बता दिया तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करोगे। फिर रिजल्ट्स आने के बाद आपको बताया जाएगा, डीब्रीफिंग की जाएगी जो भी आपके रिजल्ट्स आए। आपको पूरी लिबर्टी है, आप जब भी अगर बीच में छोड़ के जाना चाहो आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ये मैंने बता ही दिया आपको। और आपके प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये मेजरली मेन चीज़ें हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की। दो तरह की रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्या फ़र्क है? क्वालिटेटिव में बेसिकली क्या होता है, आप डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल नहीं होता। वो डेटा जो होता है आपका स्टेटमेंट्स में होता है, सब्जेक्टिव होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप उसको अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। ये इंडक्टिव होता है, ये आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए करते हो, एक्सप्लोरेटिव। क्वांटिटेटिव आपका ऑब्जेक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है, और ये मोस्टली आप करते हो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, इसलिए इसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव भी बोलते हैं। हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप करते हो, ठीक है। अब क्वालिटेटिव को पहले हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वालिटेटिव में आपका सबसे पहले केस स्टडी आ जाता है। केस स्टडी क्या होता है, कई बार पूछा गया है, इन डेप्थ स्टडी। किसी एक इंसान की या किसी एक फिनोमिनन की आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाके स्टडी करते हो, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब स्टडी कर लेते हो, पूरी एक से एक बात। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, डेटा बहुत ज़्यादा मिल गया। नुकसान क्या है, तुमने अगर मुझ पे स्टडी करी तो वो क्या तुम पे भी एप्लीकेबल है, किसी और पे भी है क्या, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल सा। दूसरा आपका आ जाता है एक एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में क्या होता है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई राजस्थान में जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं उनको मैं स्टडी करूँ, वहाँ का कल्चर कैसा है मैं वो स्टडी करूँ, है ना। हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सी जनजातियाँ हैं, है ना, तो वो बहुत अलग तरह के काम करते हैं, बहुत अलग तरह का उनका रहन सहन है। ट्राइबल्स जो हैं उनको अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो वो एथनोग्राफिक रिसर्च होगी। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। कैसे करोगे भाई, या तो वहाँ जाओ पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन करो या उन लोगों का इंटरव्यू ले लो, ये कर सकते हो आप। दूसरी बात इसमें आपको क्या याद रखना है, एक एटिक और एमिक, ये दो वर्ड आते हैं। ये नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक ही है, मैंने ये आपको पहले बताया था। एटिक मतलब नोमोथेटिक। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप दो अलग अलग कल्चर को कंपेयर करते हो। तो पर्सनालिटी में भी यही होगा कि आप दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। नोमोथेटिक में आप कंपैरिजन करते हो और एमिक में या आइडियोग्राफिक में आप कंपेयर नहीं करते, आप इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो। आप जिस कल्चर को पढ़ने गए हो केवल उसी को पढ़ रहे हो, आप उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। देन आपका आता है हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल में क्या होता है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। कोविड, आज से अगर 20-30 साल बाद कोई कोविड को स्टडी करे, कोविड तब तक जा चुका, कोई पढ़े भी उस वक्त क्या पैंडेमिक हुआ था, उस वक्त कैसे क्या हुआ था, तो वो हिस्टोरिकल मेथड में आएगा। साफ दिख रहा है हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। देन आपका आता है ग्राउंडेड थियोरी। ग्राउंडेड थियोरी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे कभी कोई काम ही नहीं हुआ, कोई नया ही टॉपिक है, कोई नई चीज़ है। जैसे कोविड नया आया तो नया आने पे उस पर नए नए काम किए गए, नई नई थियरीज बनाई गई। तो जब पहली बार आप कोई थियरी बनाते हो, थियरी बिल्डिंग, तो आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ से जो भी नॉलेज मिले, पुराना आप हिस्ट्री लेके आओगे कि भाई 100 साल पहले भी पैंडेमिक आया था, ये वायरस इससे मिलता जुलता है, तो वो सारी चीज़ आपकी ग्राउंडेड थियरी में आती है। ग्राउंडेड थियरी में आप कोई नई थियरी बनाते हो, बिल्कुल नया काम करते हो, फ्रेश करते हो। ये दिया तो था ग्लासर और स्ट्रॉस ने, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। इन्होंने डेटा को कोडिंग करने की कुछ बातें बताई हैं, बट वो सब आपसे पूछेंगे नहीं। देन आपका आता है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपसे आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछूं कि आप कैसा फील करते हो। मैंने आपको एक तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा दिया, एक मैंने आपको पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा दिया, है ना, और एक मैंने आपको नहीं, मैंने अलग अलग लोगों को दिया। सपोज करो एक को डोमिनोज दिया, एक को पिज़्ज़ा हट दिया, एक को लापिनोज दिया, ABC को।
अब आप लोग को पिज़्ज़ा खिलाया, अब मैंने आपसे पूछा आप मुझे बताओ वो कैसा फील हो रहा है। तो ऐसे में क्योंकि आप लोगों को अलग अलग तरह का पिज़्ज़ा मिला है, हो सकता है लापिनोज का या पिज़्ज़ा हट का मैं बोलूँगी बहुत गंदा आता है, अगर पिज़्ज़ा हट का बहुत गंदा पिज़्ज़ा आया तो आप तो बी वाला जो बंदा है वो बोलेगा भाई नहीं मुझे तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो रहा है, पिज़्ज़ा तो बहुत बेकार है, वो पिज़्ज़ा को गालियाँ देगा। जिसको ए मिला वो तो खुश, वो तो बहुत तारीफ़ करेगा, 5 स्टार रेटिंग देगा। सी वाला मॉडरेट सा कुछ बोल देगा। तो यहाँ पे हम हर इंसान की लिव्ड एक्सपीरियंस की इस वक्त उसे कैसा फील हो रहा है, वो कैसा अपना एक्सपीरियंस बताता है हमें, वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। लिव्ड एक्सपीरियंस ये सबका अलग हो सकता है, ठीक है। अगर मैं डोमिनोज का ही 3 लोगों को खिलाऊँ तो हो सकता है किसी को कम पसंद आए, किसी को ज़्यादा पसंद आए। तो ये फिनोमिनोलॉजी होती है। देन आपका आता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस एक मुद्दा होता है, एक टॉपिक होता है, उस पर ही हम बात करते हैं। इसमें जैसे आप टीवी एंकर का नहीं देखते, वो न्यूज़ में आता है, क्या बोलते हैं उसको, वो लोग बुलाते हैं विशेषज्ञों को और डिस्कशन करते हैं, चीखा चिल्ली करते हैं जो। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आप जेंटलमैन लोगों को बुलाते हो और जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आप उनको, आपका काम केवल एक मॉडरेटर का है, आप लोगों को इंगेज करते हो। हाँ भी आप बताओ आपके क्या विचार हैं, आप बताओ आपके क्या हैं, क्वेश्चनिंग वगैरह जो है आप करते हो, आपको जो डेटा चाहिए वो आप उनसे एक साथ डिस्कशन में लेते हो, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है भाई, आपको डेटा बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन नुकसान क्या हो सकता है, हर कोई पार्टिसिपेट ही ना करे, है ना। पार्टिसिपेट आप कैसे इंश्योर करोगे, पार्टिसिपेट सब ना करें। इसके अलावा सोशल डिज़ायरेबिलिटी, 4 लोगों के सामने कोई अपनी बात ना बताए कि वो क्या फील करता है। यहाँ पे लगभग आप 12 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली रखते हो, अप्रॉक्सीमेटली। देन आपका आता है एक्शन रिसर्च, ये आपके पेपर 1 में बहुत बार पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च, आप कोई प्लानिंग करते हो सबसे पहले, फिर आप उस प्लानिंग पे काम करते हो, एक्ट करते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि क्या रिजल्ट आया, फिर आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो, सही आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से प्लानिंग करते हो। ये सीक्वेंस में कई बार अरेंज करने को आया है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। फिर आपका आता है एक नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है, आप स्टोरी के फॉर्म में अपनी पूरी जो रिसर्च है वो करते हो, अपनी बायोग्राफी बताते हो, जैसे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो नैरेटिव मतलब सीधा सीधा स्टोरी, जहाँ पे भी स्टोरी जैसा बता दे, स्टोरी एक्सपीरियंस देते हो आप, ठीक है, वो ये है। ये मैंने आपको क्या बताया, सारे क्वालिटेटिव बता दिए, मेन जो क्वालिटेटिव है वो यही है, यहीं पे से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव बता ही दिया, ऑब्जेक्टिव होती है, डिडक्टिव होती है, हाइपोथेसिस वाला काम है इसका। इसमें मेजरली 3 तरह के होते हैं। एक है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं उनमें आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो कि क्या हो रहा है, सर्वे ले लो, लोगों से इंटरव्यू ले लो उससे। फिर आता है आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन में आप बताते हो रिलेशनशिप क्या है दो चीज़ों के बीच में। देन आपका आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आप बताते हो कॉज एंड इफेक्ट। रिलेशनशिप तो ठीक है, कोरिलेशन में बता दिया, बट ऐसा क्यों है, वाई, वो चीज़ हम यहाँ पता करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बताता है व्हाट, क्या हो रहा है, इलेक्शन के समय क्या हो रहा है, कैसे पता लगाओगे, सर्वे ले लो, ऑब्जर्वेशन कर लो, या केस स्टडी भी कर सकते हो कई बार आप। कोरिलेशन मैंने आपको शायद पहले पढ़ाया है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कोरिलेशन पढ़ाया नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कोरिलेशन में आप क्या करते हो, 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप देखते हो। जैसे एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई। जैसे कॉफ़ी और स्लीप, कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे नींद कम आएगी, तो जितनी ये कॉफ़ी है ये नींद है, जितनी कॉफ़ी बढ़ाओगे नींद उतनी कम आएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ छाछ जितनी पियोगे नींद उतनी ज़्यादा आएगी। ये दोनों आपके पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है। लेकिन सपोज करो, नहीं सॉरी, एक सेकेंड गड़बड़ हो गई। इसको मैं अलग से ही बताती हूँ आपको, रुको, इतनी सी जगह में हो नहीं पाएगा, मैं एक साथ पूरा कोरिलेशन समझा ही देती हूँ, बाद में दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। कोरिलेशन का क्या मतलब है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। एक वक्त में आप 2 ही वेरिएबल को स्टडी कर सकते हो। 2 वेरिएबल है हमारे एक्स एंड वाई, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि जितनी आप छाछ पियोगे उतनी आपको ज़्यादा नींद आएगी। होता है ऐसा, छाछ ज़्यादा पी नींद ज़्यादा आई, छाछ कम पी तो नींद भी कम आई, होता है ऐसा, ठीक है, ओके फाइन। ओके, अब सपोज करो दूसरा जो है एग्जाम्पल, वो है आपने जितना ज़्यादा
स्पीड रखी उतना डिस्टेंस कम हो जाएगा या उतना टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है। जितनी तेज़ आप गाड़ी चलाओगे उतना कम समय लगेगा आपको अपने कॉलेज या स्कूल पहुंचने में, जितनी आपने स्पीड बढ़ाई टाइम उतना कम लगा। ये क्या है? ये है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अगर एक वेरिएबल बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ता है, कम करो तो दूसरा भी कम करता है, मतलब बेसिकली दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला जो होगा दूसरा भी वही होगा। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, ये होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर एक बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, एक कम करोगे दूसरा बढ़ेगा, बस। एक होता है जीरो कोरिलेशन, अगर दो चीज़ों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे छाछ पीने का अगर मैं बोलूँ तुम्हारे इंटेलिजेंस से क्या रिलेशनशिप है, IQ से कुछ नहीं है, तो वो जीरो कोरिलेशन आएगा, बस। ये आपको याद रखना है। इसको निकालने के लिए हम पियर्सन्स आर निकालते हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो पियर्सन्स आर होता है इसका रिलायबिलिटी जो कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। जितना ज़्यादा 0 के करीब आएगा उतना वीक रिलेशनशिप है, जितना 1 के क्लोज आएगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर मैं बोलूँ -0.50, ठीक है, 0.30 से ज़्यादा आना चाहिए हमेशा, तब आप उसको स्ट्रॉन्ग में मानते हो, ठीक है। 0.30 से कम है तो आप उसको वीक ही मानते हो, 0.30 से ऊपर है तो मॉडरेट है, फिर और 1 के पास है तो और बढ़िया है, 0.30 से ऊपर वाला आप एक्सेप्ट कर लेते हो। एग्जाम में वो आपको अरेंज करने को देता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, वहाँ पे माइनस और प्लस मैटर नहीं करता। माइनस और प्लस केवल ये बताता है कि आपके जो दो वेरिएबल हैं वो रिलेटेड कैसे है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उससे उसकी स्ट्रेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रेंथ आपको नंबर से ही पता चलेगी, तो वहाँ आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, फाइन। तो ये आपके दो मेथड हो गए। तीसरा मैंने बोला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में भी करेंगे। चलिए अब ओके फाइन। अच्छा, आप लोग एक काम करना, जो व्हाट्सएप का मैंने चैनल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको इसके क्वेश्चन भेजूंगी। ये जो कोरिलेशन का मैंने अभी आपको बताया ना, अरेंज करने का, असेंडिंग डिसेंडिंग का, वो मैं आपको शेयर करूँगी, आप वहाँ पे आंसर देना पोल पे, ठीक है। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करते हैं, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए जा सकती हैं। होता क्या एक्सपेरिमेंट में वो मैंने बता दिया, आप IV को मैनिपुलेट करते हो, उसका इफेक्ट DV पे देखते हो, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। अब बेसिकली 3 तरह के एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने हैं। एक होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक होता है ट्रू एक्सपेरिमेंट, और एक होता है आपका क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंट। ये सारे हमें पढ़ने हैं। प्री एक्सपेरिमेंट मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट से होने से पहले आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पायलट स्टडी जिसे हम कहते हैं, कि भाई मैंने एक दवाई बनाई है, उस दवाई से मुझे उम्मीद है कि आपकी जो रनिंग की स्पीड है वो बढ़ेगी, एथलीट्स की, ठीक है। तो उस दवाई को बनाने में खर्चा कितना आएगा, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हो सकता है वो दवाई असर करे नहीं करे, हमें क्या पता, समय भी बहुत जाता है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली 1000 लोगों पे अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बजाय मैं शुरू में केवल 10 लोग ले लूँगी, और उन 10 लोगों पे मैं मेरी पायलट स्टडी कर लूँगी, प्री एक्सपेरिमेंट। इसमें मैंने मेरी मर्ज़ी से मेरे 10 असिस्टेंट ले लिए, उनको दवाई दी, उन्होंने दवाई खाई और खा के वो भागे, और मैंने देखा हाँ भाई दवाई असर कर रही है या नहीं कर रही। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं रखा, कभी कभी रख सकते हो, चाहो तो मत भी रखो, तुम्हारे को ज़रूरी नहीं है कि तुम रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप आप रखते हो क्या, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, आपकी मर्जी है। 2 वर्ड आपको मैं बता रही हूँ आज, ये 2 वर्ड आगे तक काम आएंगे, रैंडम सेलेक्शन, रैंडम असाइनमेंट। रैंडम सेलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने रैंडम सैम्पलिंग करी है, लोगों को रैंडमली पिक करा है। हमारे एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम रैंडम सेलेक्शन ही करते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जो एक्चुअल में जो सच में एक्सपेरिमेंट होता है 100% वाला, उसमें आप लोगों को रैंडमली ही सेलेक्ट करोगे। अगर आपने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं कहलाएगा, ठीक है। रैंडम सेलेक्शन समझ गए आप। रैंडम असाइनमेंट का मतलब मैंने अभी बोला 2 ग्रुप बनाए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। तो किसको किस ग्रुप में डालना है वो भी आपने रैंडमली डिसाइड किया है। मैंने शायद कल आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी, डबल ब्लाइंड स्टडी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ये वही बात हो गई, आप किन लोगों को एक्सपेरिमेंटल में डाल रहे हो, किसको कंट्रोल में डाल रहे हो, वो आपने रैंडमली किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जानबूझ के मैंने मेरी मर्जी से इस लड़कों को EG में और लड़कियों को CG में, ऐसा कुछ नहीं, रैंडमली ही आपने डाला है। तो ये 2 वर्ड्स आगे तक काम में आएंगे, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे जब आप पायलट स्टडी कर रहे हो तो क्या आप लोगों को रैंडमली सेलेक्ट करते हो, नहीं करते, रैंडम सेलेक्शन नहीं करते।
रैंडमली असाइन करते हो? नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल पे? आपका कंट्रोल यहाँ पे बहुत कम है, बहुत पुअर है, ठीक है। इसके भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, प्री एक्सपेरिमेंटल के भी। ट्रू एक्सपेरिमेंट की बात करें तो भाई कंट्रोल ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा हमेशा, रैंडम सिलेक्शन ही होगा, रैंडम असाइनमेंट ही होगा, कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। क्वाज़ाई में क्या होता है? क्वाज़ाई में आप रख सकते हो कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, लेकिन आप लोगों को रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। रैंडमली असाइन भी नहीं कर सकते और थोड़ा सा ही आपका कंट्रोल होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। अब प्री एक्सपेरिमेंटल को डिटेल में करते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अभी बताया क्या होता है, पायलट स्टडी होती है, ठीक है। आप अपने जानकारों को ही किसी को उठा लोगे, क्यों करते हैं ये? पैसा और समय बचाने के लिए। भाई दवाई अगर काम नहीं कर रही तो मतलब मैंने फालतू में इतना समय लगाया, इतना पैसा लगाया, 1000 लोगों को दौड़वा दिया फालतू में, तो इसलिए कम लोगों पे करते हैं, समय और पैसा बचाने के लिए। अगर ये सही हो जाता है तो ही हम आगे जाके ट्रू एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं। 3 तरह के हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है वन शॉट केस स्टडी, एक बार में कर देंगे। हमें हमारे गाइड ने बोला है कल की कल बताओ दवाई असर कर रही है कि नहीं कर रही, 1 घंटे में बताओ, 2 घंटे में बताओ, तुम्हें इतना समय हो गया, तुमने अब तक थीसिस में कोई काम नहीं किया, बताओ अभी के अभी। अब आप क्या करोगे? टाइम ही नहीं है, तुरंत जवाब देना है, तो एक ही ग्रुप बनाओगे, कंट्रोल ग्रुप नहीं रखेंगे। यहाँ पे टाइम नहीं है कि भाई कंट्रोल भी बनाओ एक्सपेरिमेंटल भी बनाओ, ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आप यहाँ पे बनाओगे। क्या करोगे? दवाई दे दी उनको, ये जो सिंबल है मैं ट्रीटमेंट के लिए रख रही हूँ, है ना, इंटरवेंशन के लिए। दवाई दे दी, दवाई देने के बाद उनको रनिंग करवा दी। स्पीड देखी कैसी आ रही है? हाँ भी बढ़िया आ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, 20 से भाग रहे हैं, दो बोल दिया, हाँ हाँ दवाई असर कर रही है, बढ़िया काम है। पर एक बात बताओ, तुमने पहले चेक किया क्या कि वो दवाई लेने से पहले कैसे भाग रहे थे? वो तो चेक ही नहीं किया। तो इसका मतलब आपने हिस्ट्री कंट्रोल नहीं की। हिस्ट्री कंट्रोल नहीं की का मतलब आपने देखा ही नहीं, क्या पता उनमें से कोई बंदा नेशनल लेवल का एथलीट ही हो, है ना, स्टेट लेवल का हो, अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पे बहुत फास्ट भागता हो। तो आपने वो चीज़ तो चेक ही नहीं करी, प्री टेस्ट तो करा ही नहीं। पहले करके देखते तो आपको पता चलता ना कि भाई पहले वो 10 से भाग रहा था और अब वो 20 से भाग रहा है ना। या आप देख पाते हैं कि पहले वो 20 से भाग रहा था उल्टा, अब तो वो 10 से ही भाग रहा है, दवाई उल्टा ही असर कर रही है। तो इसलिए वन शॉट केस स्टडी जो है ये बहुत पुअर काइंड ऑफ है, इसको नहीं करना चाहिए। ये तो केवल थ्योरी के लिए आप पढ़ लो। अगर एग्जाम में ऐसा दिखा दे पैराग्राफ में, वैसे मुझे लगता नहीं है इन पे कोई पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के लिए बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़े हैं तो इस पे तो क्यों ही देगा, पर फिर भी यू शुड नो। अच्छा, तो अब क्योंकि हिस्ट्री कंट्रोल ही नहीं की तो कॉज एंड इफेक्ट भी आप इसमें नहीं बता सकते। कॉज एंड इफेक्ट को लेकर के आप श्योर नहीं हो सकते। सबसे बेकार वाला ये वाला है। फिर दूसरा है आपका वन ग्रुप प्री एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें क्या होता है? वन ग्रुप तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल ही होगा, लेकिन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, मतलब पहले भी एक बार रनिंग करवा दी, फिर दवाई दी, फिर दोबारा रनिंग करवाई। तो इसमें आप कहीं ना कहीं कॉज इफेक्ट फिर भी बता सकते हो, लेकिन कंट्रोल ग्रुप नहीं है तो ज़्यादा अच्छे से आप इस स्टडी को नहीं बोलोगे और बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ कंट्रोल भी नहीं हो पाते, ठीक है। फिर भी उससे बेटर है। लास्ट है आपका स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। इसमें क्या करोगे? इसमें आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी रखोगे, कंट्रोल ग्रुप भी रखोगे, लेकिन इसमें प्री टेस्ट नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल को दवाई दी, भगवा लिया, कंट्रोल को डायरेक्ट भगवा लिया, बस ये चीज़। ग्रुप 2 हैं आपके इसमें, EG CG, लेकिन प्री टेस्ट नहीं है। तो ये ज़्यादा बढ़िया तो कोई से भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो अगर आप वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के बजाय 2 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करते वो सबसे बेस्ट रहता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वाज़ाई की। ट्रू वाले में आपको इसके बात कराऊंगी, वो उसकी सबसे मेन चीज़ वही है। क्वाज़ाई में क्या होता है? क्वाज़ाई में हम IV को मैनिपुलेट नहीं करते, केवल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था, कोविड से जिन लोगों ने सफ़र किया, मैं उन पर स्टडी करना चाहती हूँ, तो IV तो मैनिपुलेट करता है। तो अगर मैं ट्रू एक्सपेरिमेंट कर लूँ इस चीज़ पे, तो मतलब मैं तो लोगों को कोरोना कर दूँ, वायरस घुसा दूँ उनके, तो वो चीज़ तो हम नहीं कर सकते ना। तो हम जान करके उन्हीं लोगों को स्टडी में लेके आएंगे जो लोग कोरोना फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो IV को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, मैनिपुलेट नहीं करते। यहाँ पे आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। रैंडम में तो नॉन कोरोना वाले भी आ जाएंगे,
रैंडम असाइनमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकेंडरी वेरिएंस हाई होता है। आई थिंक मैंने आपको वेरिएंस बताया नहीं, मैं एक बार बता देती हूँ। 2 तरह के वेरिएंस मैं बार बार आपको बोलूँगी, तो ये चीज़ याद कर लेना, प्राइमरी वेरिएंस और सेकेंडरी वेरिएंस। प्राइमरी वेरिएंस मतलब जो हम चाहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ IV ऑन DV, आपका IV DV पे कितना असर कर रहा है, वो प्राइमरी वेरिएंस है। ये हाई आना चाहिए हमेशा, हम हाई स्टडी करना चाहते हैं। ये कम नहीं आना चाहिए, अगर कम आ रहा है तो आपकी स्टडी में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं है स्टडी। सेकेंडरी वेरिएंस का मतलब जो एरर वेरिएबल है, एरर वेरिएबल उनका क्या इम्पैक्ट है DV पे, तो ये हमेशा कम आना चाहिए। हमारे लिए प्राइमरी वेरिएंस तो हाई है और सेकेंडरी वेरिएंस कम आए, ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। ये मैं आपको अलग कलर में कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इस टॉपिक में क्या होता है, क्वाज़ाई में जो आपका सेकेंडरी वेरिएंस है वो हमेशा मोस्टली हाई रहता है। सेकेंडरी वेरिएंस जो है वो मोस्टली हाई रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फाइन, ओके। अब इसके और टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स क्या हैं इसके, तो इसके टाइप्स में आपका पहला आ जाता है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, आप 2 ग्रुप बना तो लेते हो पर वो दोनों ग्रुप आपस में बराबर जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। जैसे कि मैंने एक ग्रुप में सपोज़ कीजिए BA के बच्चे ले लिए और एक ग्रुप में मैंने MA के बच्चे ले लिए, तो BA और MA में तो बहुत डिफरेंस आ गया ना। BA वालों की जो ग्रोथ है, जो नॉलेज है वो कम है, MA वालों की अलग है, और फिर मैं इनको स्टडी कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, तो वो नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। एक आपका आता है रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को EG और CG में डिवाइड तो करते हो, लेकिन किस तरीके से, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आपने अपनी मर्जी से एक बोल दिया कि भाई मैंने मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से 70% से हाई जिनके मार्क्स आए उनको मैं EG में ले रही हूँ और जिनके लो आए उनको मैं CG में ले रही हूँ। ये आपका रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है बांटने का लोगों को, आपने अपनी मर्जी से बांट दिया। तीसरा आपका आता है टाइम सीरीज डिज़ाइन। टाइम सीरीज मतलब जो आपके डेवलपमेंटल के मैंने आपको पढ़ाए थे, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, एक बार डेवलपमेंटल वाली यूनिट में देखना। लॉन्गिट्यूडनल है ना, लैटिट्यूडनल नहीं, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सिक्वेंशियल, कोहर्ट, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ये इसमें वही चीज़ें दोबारा से आएंगी। ये शायद मैंने डाउट के टाइम पे भी कराए थे, तो एक बार ये चीज़ आप देख लेना। देन आपका आता है एक्स पोस्ट फैक्टो। ये जो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, लोग बोलते हैं क्वाज़ाई ही एक्स पोस्ट फैक्टो है, अरे ऐसा नहीं होता, क्वाज़ाई के टाइप है एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, आप EG और CG बनाते हो पर इक्विवेलेंट, दोनों एक जैसे से बनाते हो, है ना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आप स्टडी किसको करते हो, आप उनको स्टडी करते हो जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी, पास्ट इवेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया कोरोना वाला एग्जाम्पल दिया, हो चुका वो तो, है ना। या फिर मैं बोलूँ कि भाई जिन लोगों ने आज़ादी के समय जो लोग जिंदा थे, है ना, जो लोग फ्रीडम फाइटिंग के समय थे, मैं उन पर स्टडी करूँ, तो फ्रीडम फाइट हो चुकी, तो मैं अब जाके उन पर स्टडी करूँ, तो वो क्वाज़ाई है, ठीक है। फाइन, ये आपके टाइप्स हो गए इसके। अब हम बात करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वैसे तो वो भी इम्पॉर्टेंट थी बट ये भी है। एक सेकेंड, मैंने आपको यहाँ क्या बोला, आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाते हो और इक्विवेलेंट, नहीं सॉरी, अरे यार एक सेकेंड, एक्स पोस्ट फैक्टो में आप कंट्रोल ग्रुप चाहो तो बनाओ बट उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जो लोग फ्रीडम फाइटिंग में थे और जो लोग नहीं थे तो उसका कोई सेंस नहीं है। इसमें बेसिकली आप केवल एक पास्ट इवेंट को स्टडी करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप केवल सेलेक्ट करते हो और आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यहाँ जो कैच वर्ड है वो ये है कि IV इज सेलेक्टेड, मैनिपुलेट इसको आप नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बस इतना सा मेन जो कीवर्ड है यहाँ पे वो ये है। वो जो मैंने आपको बोला इक्विवेलेंट वाला, वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का है, वो नोट्स में थोड़ा आगे पीछे मैंने लिख रखा था, एक सेकेंड। इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप आप यहाँ पे बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे अच्छे से, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको आप अच्छे से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, जो मैंने आपको तब कहा था कि भाई प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, बढ़िया यही होना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया,
एक प्री टेस्ट किया एक्सपेरिमेंटल का, एक प्री टेस्ट किया कंट्रोल का, दोनों को दौड़वा के देखा। फिर उसके बाद में आपने आईवी दिया, आईवी को हम ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ट्रीटमेंट मतलब आईवी। दोनों को दवाई देंगे क्या? नहीं, केवल एक्सपेरिमेंटल को देंगे, कंट्रोल को दवाई नहीं देते, कंट्रोल को चाहो तो प्लेसिबो दे दो। और फिर पोस्ट टेस्ट किया, इसको भी दौड़वाया, इसको भी दौड़वाया। अब देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ठीक है, ओके फाइन। अब इसके बाद में एक होता है आपका पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले भी दौड़वाया, दोबारा भी दौड़वाया, पहले भी दौड़वाया, दोबारा भी दौड़वाया। तो क्या हो सकता है कि जब इंसान एक बार भागे फिर दोबारा भागे तो वार्म अप हो जाती है बॉडी पहली बार भागने से, तो दूसरी बार हो सकता है उसकी स्पीड अच्छी आए, या कोई पहले भागा वो थक गया, फैटीग हो गया, अब वो नहीं भाग पा रहा। तो इससे हम कहते हैं कहीं ना कहीं कैरी ओवर इफेक्ट। पिछली बार आपने जो काम किया उसका इफेक्ट आपके आगे की परफॉर्मेंस पे दिखेगा, या अगर अच्छा हो रहा है तो प्रैक्टिस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, पहले प्रैक्टिस कर ली तो अब दोबारा अच्छा करोगे। तो इसीलिए हम पोस्ट टेस्ट ओनली कर लेते हैं कई बार, ईजी सीजी, प्री टेस्ट नहीं करेंगे, प्री टेस्ट दोनों में नहीं करेंगे। फिर आप ट्रीटमेंट किसको दोगे? सिर्फ ईजी को दोगे, सीजी को नहीं दोगे, और फिर पोस्ट टेस्ट दोनों का करोगे। लेकिन वही बात, इसमें हिस्ट्री कंट्रोल नहीं करी, इसमें वो नुकसान है, क्या पता पहले से ही बंदा उसेन बोल्ट हो, है ना। देन आपका आता है सोलोमन वाला डिज़ाइन, ये मेरा फेवरेट है, मैंने किया भी इस पे काम। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, इसमें आप 4 ग्रुप बनाओगे, EG1 CG1 EG2 CG2। ठीक है, अब प्री टेस्ट मैं इसका करूँगी, इसका करूँगी, इन दोनों का नहीं करूँगी। ट्रीटमेंट किसको देंगे? ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली ईजी को देंगे दोनों को, और पोस्ट टेस्ट सबका करेंगे। तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि क्योंकि मैंने इन दोनों में, आप देख रहे हो, प्री टेस्ट नहीं किया, हिस्ट्री कंट्रोल नहीं करी, इनको मैंने पहले से कोई काम नहीं करवाया, तो इन लोगों में जो रनिंग आएगी इनकी वो अपने आप आएगी। अगर सपोज करो इन लोगों की रनिंग ज़्यादा अच्छी आ रही है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस इफेक्ट है। यहाँ पे आप क्यों करते हो? प्रैक्टिस इफेक्ट को समझने के लिए कि प्रैक्टिस इफेक्ट हमारी स्टडी में था या नहीं था, उसे आइसोलेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई प्रैक्टिस इफेक्ट की वजह से काम अच्छा हो रहा है क्या, कि भाई आपका EG1 CG1 दोनों ही बढ़िया भाग रहे हैं, EG2 CG2 दोनों कम भाग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ दवाई का असर नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस इफेक्ट का भी असर है, वार्म अप हो गया अच्छा खासा। ठीक है, इस पर वैसे क्वेश्चन शायद अभी तक आया नहीं है। देन आपका लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ये क्या होता है? इसमें आप सपोज करो कि मैंने आपको 4 सब्जेक्ट दिए, स्कूल में आप हो, है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST। आपके पीरियड्स आते हैं 5। अब 5 पीरियड्स जो आप दे रहे हो वो किस सीक्वेंस में दूँ? पहले इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर SST, तो लास्ट में SST में तो बच्चा सो जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, पहले हिंदी, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर SST, फिर इंग्लिश, है ना। शुरू में हिंदी बच्चे भी प्रेफर कम करते हैं, फिर मैथ्स कर लो, साइंस कर लो, SST कर लो, इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो। शुरू में सुबह मैथ्स, दिमाग ख़राब कर दिया बच्चों का। साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, लास्ट में मैथ्स नहीं होती, साइंस, ऐसे करके मतलब आप अलग अलग ही बना लेते हो। तो बेसिकली ये हम क्या करते हैं, एक इंसान को सारे के सारे ट्रीटमेंट दिए, दूसरे इंसान को भी सारे दिए पर अलग ऑर्डर में, तीसरे को भी सारे दिए पर अलग ऑर्डर में, चौथे को भी, 5वें को भी। आप हर सब्जेक्ट को सारे ट्रीटमेंट देते हो बट अलग अलग ऑर्डर में, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच ऑर्डर इज़ बेस्ट, ऑर्डर कौन सा बेस्ट है वो पता लगाने के लिए आप करते हो। इसमें हमेशा रोज़ और कॉलम बराबर होंगे। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आप लोग भी 5 ही लो, है ना, क्योंकि सीक्वेंस ऐसे ही बनेगा आपका 5 × 5, रोज़ और कॉलम्स आप हमेशा इक्वल लो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही लेना चाहिए, ये बढ़िया रहता है। बाकी लैटिन स्क्वायर पे आज सच मुझे याद नहीं आता कोई क्वेश्चन आपके पैराग्राफ वगैरह के आए हों, अगर आए होंगे तो हम और डिटेल में कर लेंगे, अभी के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है ये। ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे आप एक ही इंसान को बार बार ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इसे हम कहेंगे विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन और बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? देखो, जब मैं 2 अलग अलग ग्रुप को कंपेयर कर रही हूँ, इस ग्रुप में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो लोग हैं उनको कंट्रोल ग्रुप में नहीं रख रही, इस ग्रुप में अलग लोग हैं, इस ग्रुप में अलग लोग हैं, तो ये बिटवीन ग्रुप है, 2 अलग अलग ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं। विद इन में आप सेम लोगों को सारे ट्रीटमेंट दे रहे हो, जैसे मैंने इन्हीं को एक्सपेरिमेंटल में रखा, इनको कंट्रोल में रखा,
पहले इनको बिना दवाई के दौड़ाया तो कंट्रोल ग्रुप, अब दवाई से दौड़ा रही हूँ तो विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। विद इन हम इसलिए करते हैं ताकि आपके कम सैंपल में काम चल जाए। 10 लोग हैं तो 10 लोगों को 5 में बांटने के बजाय 10 को ईजी 10 को सीजी बना दो। बिटवीन में ज़्यादा लोगों को रखते हैं और फिर उसमें आप कंपेयर करते हो, ये बात याद रखना। और हाँ, इनके सिनोनिम्स मैं बता देती हूँ क्योंकि ये आता है। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन को कई बार इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं, तो विद इन को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट बोलेंगे, और विद इन को रिपीटेड मेजर भी कहते हैं। ये सारे वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि आपके पैराग्राफ तभी हल हो पाएंगे जब आप ये वर्ड्स याद रखोगे। विद इन, रिपीटेड, डिपेंडेंट एक ही बात है, बिटवीन और इंडिपेंडेंट एक ही बात है। ठीक है, फाइन। ये आपका रिसर्च का जो मेजर पोर्शन है वो मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया। ठीक है, पूरे पौन घंटे में क्रैश कोर्स है, पौन घंटे में आपका रिसर्च पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचता है आपका स्टैटिस्टिक्स, उसमें लगेगा थोड़ा सा समय करवाने में, और वो मैं सोच रही हूँ कि आपको मोस्ट प्रोबेबली लाइव करवाऊँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पूछ सको। बट वही बात है, लाइव में टाइमिंग सेट नहीं होते एक सौ सबके, तो फिर या तो चलो रिकॉर्डेड ही कर देंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग दोबारा रिक्वेस्ट कर लेना, मैं दोबारा वीडियो आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। यहाँ तक का आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज करना, कोई चीज़ लगती है छूट गई तो वो मैं आपको बता दूंगी। मेजरली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप सोच रहे हो पॉजिटिविज्म पैराडाइम तो कराए नहीं, तो ये अपन पहले ही कर चुके हैं यूनिट 1 में। तो अपना सिलेबस जो है ये ऑलमोस्ट रिसर्च का जो है हमने कवर कर लिया, और क्रैश कोर्स है। दिसंबर वाले में ऐसा नहीं होगा, दिसंबर वाले में बढ़िया से अच्छे से अपन क्लासेस लेंगे, प्रॉपर लाइव ही लेंगे। तब तो जो लोग लाइव लेना चाहें वो लोग लाइव लो, और जो लोग लाइव नहीं देख पाते वो रिकॉर्डेड देखना। बट क्योंकि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है लाइव लेने में, तो मैं लाइव ज़रूर एक अपन टाइम फिक्स कर लिया करेंगे, शेड्यूल रात का या दिन का जब का भी होगा उस अकॉर्डिंग अपन करेंगे। अभी आप लोग इसको पढ़ो, इसको अच्छे से फ्री करो, है ना। एक एक वर्ड जो मैंने बताया वो याद रखना है आपको, तभी आप पैराग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स सारी चीज़ें कर पाओगे। जो भी कंसेप्चुअल भी आते हैं क्वेश्चन, पैराग्राफ भी आते हैं, वो सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।